बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोरोना के हवाले से आज बात करते हुए कहा है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान में बड़ा बुरा वक्त आया है, जबकि FIA कल शुगर फॉरेंसिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को पेश करने जा रही है। दूसरी जानिब इन दिनों हम देख रहे हैं सिंध और वफाक के दरमियान एक कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती हमें नज़र आ रही है। समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नौजवान डॉक्टर साहब, कल चीनी फॉरेंसिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को पेश की जाएगी FIA की जानिब से, जिसके बाद फैसला किया जाएगा वफाकी काबीना में कि इसको आया पब्लिक किया जाए या नहीं। क्या आप समझते हैं कि इस फैसले के बाद ये जो रिपोर्ट है इसका अंजाम जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँच सके? पहुँचेगी, यकीनन पहुँचेगी। और इसमें ज़ाहिर है कि ये इसको बिल्कुल उस तरह से देखें कि जैसे नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था। और नवाज शरीफ साहब के दौर में उनके खिलाफ जो फैसला हुआ था वो JIT ने नहीं किया था। JIT ने एक रिपोर्ट बनाई थी और वो रिपोर्ट बना के, जिसमें FIA वाजिद जिया साहब उसको हेड कर रहे थे, बाकी अदारे भी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसले किए थे, एहतसाब कोर्ट ने, बाकी ने। तो ये एक रिपोर्ट कल पेश होने जा रही है और इसमें जिम्मेदारी यकीनन जिन शख्सियात के ऊपर भी आएगी, इसमें यह नहीं कहा जाएगा कि फलां को सजा दे दें, एक रिपोर्ट है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी गालिबन फिक्स हो जाएगी। अच्छा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फिक्स होती है तो यकीनन वो ECC, उस वक्त उस ज़माने की ECC का भी नाम आ रहा है। देखते हैं कि कल रिपोर्ट में क्या है। उस ज़माने में ECC जो थी, उसमें असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना थे। ECC ने जो है वो सब्सिडी की, क्या ECC का जिम्मा आता है, नहीं आता। रज़ाक दाऊद साहब थे, रज़ाक दाऊद थे, खुसरू बख्तियार थे, सारी कैबिनेट थी। फिर उसके बाद उन्होंने सब्सिडी की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन बाहर भेजने की इजाज़त दे दी थी। फिर जो सब्सिडी की इजाज़त पंजाब हुकूमत दे दी थी। फ़ायदा उठाने वाली शुगर कंपनियाँ, शुगर मिल्स जो थी, उसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम, खुसरू बख्तियार साहब के भाई का नाम, चौधरी साहब की उसका नाम, ये सारे थे। सिंध से ओमनी ग्रुप को देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। लेकिन ये सारी रिपोर्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ज़िम्मेदार कौन लोग थे, और इसमें बहुत बहुत बड़ी बकौल शेख रशीद साहब के और उनके चूँकि बयानात मौजूद हैं। देखिए, ये चीज़ें जो होती हैं ना, ज़्यादा बोलना मैं अक्सर कहता हूँ ना कि गले पड़ जाता है। ये जो मरीम नवाज साहबा ने एक बात कर दी थी कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी, वो एक गले पड़ गई चीज़। तो इसी तरह से इतने बयान आते हैं इन शख्सियात के, मुख्तलिफ वज़रा के, मुख्तलिफ लोगों के, जो ये देते रहे इस दौरान, और इसने किया है, ऐसे किया है, यूँ किया है, ऐसे किया, वो सारा का सारा अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। और वाजिद जिया साहब जो हैं वो इसकी रिपोर्ट कल पेश करेंगे। पब्लिक वो खुद ब खुद ही हो जाएगी, वो पब्लिक करने की एक जो है ना वो ग्रुप खुद ब खुद कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबे। इमरान खान साहब को एक अरसा गुजर गया, कहते कहते अब तो मुझे नहीं पता कि उनको कहना, ये पूरी जो टीम है ना उनकी, माशी टीम, इसमें माशी टीम और बाकी जितनी टीम, जितने लोग उन्होंने अपने बिठाए हुए हैं, कोई अद्वियात का स्कैंडल, अब शुगर का स्कैंडल आ जाएगा, फिर उसमें ये, फिर वो, तो मुझे नहीं पता कि ये कल के बाद पॉलिटिकल सिनेरियो इमरान खान साहब कैसे संभालेंगे। कल रिपोर्ट आने देते हैं। इमरान खान साहब ने ये तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहा है कि मैं हर एक को इसमें फिक्स करूँगा, मैं किसी को रियायत नहीं दूंगा। लेकिन मसला ये है कि अगर दूसरे वाले बच के निकल, दूसरे वाले सामने बैठे हैं, भाई नून सामने बैठी है, पीपल्स पार्टी सामने, उन पे रेफरेंस बनते, अब साथ ये भी शामिल हो गए। एक बात तारीख की एतबार से याद रखें, PTI हमेशा एक बात कहती रही है। देखिए, ये हुकूमतें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, वो हमेशा एक बात कहते रहे कि नवाज शरीफ के खिलाफ हमने तो कोई मुकदमा नहीं खोला, ये तो सारा का सारा जो है इनके अपने दौर में बना था। पीपल्स पार्टी कहती है, पीपल्स पार्टी का कोई मसला होता है वो कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में खोला था, ये ओमनी ग्रुप का सारा केस हमने तो नहीं खोला, ये सारे मुकदमा तो 90 की दिहाई में बने थे सैफुर रहमान ने। तो ये जो अपने दौर वाली कहानी होती है ना, ज्यादा गले पड़ जाती है कि आगे जाके ये चल पता नहीं कहाँ डब्बों में पड़ी रहेगी, रिपोर्ट उड़ जाएगी, जाग जाएगी, उड़ जाएगी, जाग जाएगी, लेकिन पड़ी रहेगी रिकॉर्ड में। और आगे जाके ये होगा, एक तो फौरी तौर पे होगा कि उसको पब्लिक किया जाए, और आगे जाके ये एक फंदा बन जाएगी बहुत बड़ी, ये तो आपने खुद बनवाई थी, आपके तो वजीर थे, आप तो लोग थे, ये था वो थे, तो वो। और देखें, ये इमरान खान, आप देखते हैं कि कैसे इस बहरान से निकलते हैं। ज़रा और मामलात पे आते हैं। मामलात काफ़ी संगीन है सूरत हाल, और बहुत ज़्यादा केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। जो कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा अमवात सामने आई हैं पिछले 24 घंटों में, और अब 4 फिगर्स में चला गया, 1003 अमवात हैं। और पूरी दुनिया में ये जो है, ये अगर देखें तो ये मेरा ख्याल है कि 4 मिलियन को क्रॉस करके ये केसेस जो हैं ये 5 मिलियन की तरफ वाले बन जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान में, मैं आपको ये बताऊं, ये जो आज इंतकाल हुआ है एक एमपीए का, जी, तहरीक इंसाफ की, अल्लाह ताला शाहीन उनके रज़ा दर्जात साहिबा। बुलंद करे। जी हाँ, और डॉक्टर्स का भी हो रहा है, डॉक्टर्स भी हो रहे हैं, पैरामेडिक्स इन्वॉल्व हो गए। डॉक्टर्स तो खैर चीखते रह गए, डॉक्टर्स को तो उनको तो सबसे जो है ना फ्रंट लाइन पे जो लड़ने वाले थे उनकी तो बात कम सुनी गई। और मुल्क खुलेगा नहीं खुलेगा, रज़ाक दाऊद फैसला करेंगे, हफीज शेख फैसला करेंगे, ये लोग जिनका जो पीएमए है, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। आप आज भी सुने तो यास्मीन राशिद साहिबा कुछ और कह रही हैं, वो एज ए प्रोफेशनल बात कर रही हैं। आप आज भी सुने तो वो डॉक्टर बारी जो हैं कराची से, ये ताहिर शमसी हैं, या जावेद साहब हैं, डॉक्टर जावेद अकरम है लाहौर से, या बाकी जितने लोग हैं, लेडी रेन की डॉक्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया, सीनियर डॉक्टर्स। ये 19 ग्रेड से रिज़ाइन करना आसान नहीं होता, आप छुट्टी भी ले सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स के। जब डॉक्टर रिज़ाइन करना शुरू कर दें तो डॉक्टर आयशा गालिबन नाम उनका, तो बात यह है कि ये मामला बड़े उस वक्त संजीदा लेना चाहिए। और ये जो टाइगर फोर्स है, इसकी अब ये मैं आप समझ लें कि एक इतला के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, इसकी टाइगर फोर्स का आइडिया बहुत ज़बरदस्त था। इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई, और कल से टाइगर फोर्स को हैंड ओवर कर दिया गया गवर्नर सिंध के। सिंध हुकूमत कह रही है कि, और मतलब मैं अपने ज़राए पे कायम रहूँगा, टाइगर फोर्स के अंदर जो लोग रजिस्टर हुए हैं बेशुमार लोग, उनकी चूँकि सिक्योरिटी क्लियरेंस किसी अदारे ने नहीं की, इसलिए उसमें जराइम पेशा लोग हैं, उसमें टारगेट किलर्स हैं, उसमें इंतहा पसंद तंजीमों के लोग हैं, और उसमें कुछ स्लीपर सेल्स के लोग भी हैं, सही, जो कि आपके ओस पड़ोस के। यानी कि इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस, इनकी कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई, नाम रजिस्टर हुआ और आ गए, ठीक है, मोहम्मद जमील, मोहम्मद अकरम, नाम सबके बन गए, सबकी ड्यूटियां लगी, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई। सही, किसी की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई ना, आईएसआई करती है, एमआई करती है, आईबी करती है, स्पेशल ब्रांच करती है सूबे की, नहीं, बस नाम आ गए। और वो उसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जो उस भेस में कुछ और भी कर सकते हैं। हमारा काम है कि बताना, बाकी ये कि कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हुकूमत है, गवर्नर हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, एजेंसीज हैं, क्या इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है? नहीं हुई। अच्छा, और उस्मान डार साहब शरीफ आदमी है, इंतहाई, मेरा तो छोटे भाइयों की तरह है, इंतहाई उसने खलूस के साथ ही टाइगर फोर्स बनाई है, लेकिन इस बुनियादी बात को वो छोड़ गया कि इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है कि नहीं हुई। सिर्फ पोर्टल्स के ऊपर रजिस्टर कराने से थोड़ी फोर्स बन जाती है। अच्छा जी, सिक्योरिटी क्लियरेंस, कहाँ रहते थे, उनका माजी का रिकॉर्ड, कितना ट्रैवल किया है, क्या किया है, कोई थानों में बंद हुए हैं, कोई कातिल हैं, कौन है भाई, सारे मुल्क के, ये बहरहाल अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब ज़रा आते हैं कि ये मुल्की सियासत में तो जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है। आज एक खित्ते के अंदर बहुत बड़ा वाक़या हो गया, ये कोविड-19 की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है, और सबसे ज़्यादा कोई बंदा इस वक्त परेशान है ना, तो दुनिया ही परेशान है। लेकिन एक होता है परेशान होना, एक होता है परेशानी के साथ साथ जलील भी होना। अब मैं क्या कहूँ, लेकिन हो रही है, सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है, तो अब क्या कहा जाए। नेपाल जो है, एक हमारा ब्रादर, इस्लामी मुल्क तो नहीं है, ब्रादर मुल्क, उन्होंने, नेपाल, मैं कोई चाइना की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो न्यूक्लियर वेपन, पूरा न्यूक्लियर कंट्री है। नेपाल जो है वो आज भारत के बहुत बड़े हिस्से को गड़प कर गया, गड़प। और उन्होंने ये इसको बड़ा कीजिएगा, ये बड़ा, इसको बड़ा करके दिखाएं, ये बहुत जो है ना, इसको बड़ा कर दिया करें स्क्रीन पे प्लीज। ये बड़ी दुखी किस्म की खबरें, दिल मेरा परेशान है कि मोदी का क्या बनेगा। नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया, आज मुल्क का नया नक्शा जारी हो गया सरकारी तौर पे, और उसमें ये तमाम के तमाम इलाके जहां पे सड़क बनाई थी, एक बहुत बड़ी सड़क बनाई थी ना थोड़े दिन पहले, काला पानी, लिपुदलेख, ये उत्तराखंड से जाएगी, ये उसके कैलाश के पहाड़ों तक जाएगी, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है नेपाल ने नक्शा अपना अनाउंस किए, और उसने कहा कि ये तो है ही हमारा हिस्सा, ये आज से नेपाल का नया नक्शा है। उन्होंने कहा ये रोड वोड सारी भूल जाओ, ये पूरा जो इलाका है ये हमारा हिस्सा है। और सरकारी तौर पे नेपाल ने
जो है वो इसमें गोरखपुर को भी ले लिया। उत्तर, ये यूपी का हिस्सा है, यूपी में होता था पहले, अब तो खैर चला गया नेपाल के पास। ये सुस्ता का इलाका गोरखपुर में यूपी का, वो भी नेपाल में चला गया। और अब जो है वो ये सड़क भी वहां चली गई है। ये जो पिलग्रिमेज की उनकी जगह थी लिपोलेक पास की, नक्शा में देख रहा हूं, मैं हैरान हो रहा हूं कि बचा क्या है। अच्छा, ये तिब्बत वाला इलाका, ये सारा इलाका, और जो इंडिया का नक्शा है वो मतलब उसमें काला पानी भी चला गया, लिपोदेख भी चला गया, और ये सारे के सारे वहां चले गए। और वो कह रहे हैं कि ये 1816 की जो ट्रीटी थी सुगाली की, उसको वो मानते नहीं है, वो तो फजूल सी थी उस वक्त की। 1950 के मसले, ये इंडो चाइना वॉर के बस सारा हम बयान कर चुके मिले, लेकिन नक्शा जारी हो गया। अच्छा, अब नक्शा जारी हो गया तो यहां तक भी किस्सा नहीं रुका, यहां तक भी किस्सा नहीं रुका। अभी वहां पर ये मोदी साहब सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। अब नेपाल ने नक्शा अनाउंस कर दिया है सरकारी तौर पे, तो भारत की जानिब से कोई रिएक्शन आएगा? नहीं, सख्त रिएक्शन? अभी रिएक्शन खाक आना था, उसके बाद एक और रिएक्शन आया। नेपाल के जो वजीर आजम है केपी शर्मा ओली, ये कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े तगड़े, बड़े आइडिया इनके गरीबों के लिए, अब कम्युनिज्म का खास मजदूरों के साथ क्या हो रहा है भारत में, दुनिया में, गुर्बत, ये वो सारे। अब जनाब क्या हुआ है कि वो जो केपी शर्मा ओली साहब हैं, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई, उसके बाद उनके मिनिस्टर जो पद्मा कुमारी, उन्होंने जनाब ये कहा कि ये जो वायरस है ये इंडिया वायरस है। कोविड-19 को चाइना वायरस नहीं, चाइना वायरस का तो नाम ही नहीं आ सका ना WHA की मीटिंग में या कहीं। हमने तो मतलब एक बात सुनते रहे, ट्रंप के मुंह से सुनते रहे, इसको भी बड़ा करें, काइंडली बड़ा कीजिएगा। वो कहाँ गया वो वायरस वाला जो की जो बात थी। अच्छा, तो अब जनाब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये जो है ये है इंडिया वायरस, इसको इंडिया वायरस का सरकारी तौर पे उन्होंने नाम दे दिया। अब मुझे अब ये बताएं कि ये इंडिया वायरस जो है, ये इसको बड़ा कीजिएगा प्लीज जरा। आफ्टर न्यू मैप, नेपाल प्राइम मिनिस्टर स्लैम्स इंडिया सेइंग इंडिया वायरस लुक्स मोर लीथल देन चाइना एंड इटालियन नाउ। इंडियन वायरस का नाम दे दिया। अब मुझे बताएं कि ये अब इसको क्या कहा जाए। हम इसको, दुनिया इसको इंडियन वायरस कहे, चाइनीज वायरस कहे, वो कह रहे हैं इंडिया वायरस है। नई इस्तेलाह आ गई, यानी इंडिया, यानी न्यू मैप के बाद। ये मैं इंडिया के अखबारात यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, बड़ा अफसोस है इस बात पे कि नेपाल खा गया। और मुस्तकिल तौर पर जब नक्शे में शामिल कर लिया तो कर लिया ना उसको। इंडिया का रिस्पॉन्स नहीं, इंडिया का रिस्पॉन्स ही नहीं आया। इंडिया खामोश है। ये नहीं कि इंडिया जाके कहे कि हमें वापस करो, 36 इंच का चीना हमें वापस करो, कहां से ले गए हमारे पूरे इलाके। नहीं, इंडिया खामोश है। इसको हम सफारती महाज पे देखेंगे, इसके पीछे कहीं चीन तो नहीं है। हमारा हिस्सा निकल गया पूरा का पूरा, हम इसको सफारती हम आवाज उठाएंगे कहीं जाके यूनाइटेड नेशंस में, इधर उधर चीख पुकार करेंगे कि हमारा सड़क भी खाई गई, वो हमारा हिस्सा जो, वो कौन सा दिन था जब इन्होंने सड़क का अनाउंस किया था, हफ्ता पहले किया था ना, वो सब खा गया नेपाल। अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। दूसरा वाकया क्या हुआ है कि जो एशिया में, एशियन कंट्रीज में बाहर के जो सरमायाकार हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स वाली जो स्टोरी है ना टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो बड़ी अजीब स्टोरी है। वो कहते हैं कि जी 26 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो पिछले कुछ अरसे में निकालनी है गैर मुल्की जो सरमायाकारी की गई थी एशियन कंट्रीज में। अच्छा, 26 मिलियन डॉलर्स में से 16 बिलियन डॉलर्स, 26 बिलियन में से, काइंडली बड़ा कर दीजिएगा, 26 बिलियन में से 16 बिलियन इंडिया में से निकालनी है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। ठीक, यहां हम रो रहे थे ना बैठ के कि हमारे पास वो जो हॉट मनी है और ये सारा, पता चला कि 16 बिलियन निकाल के ले गए फॉरेन इन्वेस्टर्स। उन्होंने भी सरमायाकारी की हुई थी। वहां ये बात हो रही है इंडिया में कि मेक इन इंडिया, सरमायाकारी करो, चीन से पैसा निकालो और इंडिया लेकर आओ। इनमें जो अक्सरियत है निकालने वालों की, जिन्होंने पैसा इंडिया से निकाला है, 16 बिलियन बहुत हैं, 26 पूरे एशिया से, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे मुल्क हैं ना, लेकिन 16 सिर्फ इंडिया से निकाला है, और सारा का सारा निकाला है मगरबी कंपनियों ने। उसमें से अक्सरियत उन कंपनीज की है जिन कंपनीज के बारे में मोदी साहब ये कह रहे थे कि वो सरमायाकारी करेंगे,
करनी खाक थी, वो जो पड़े थे वो भी निकाल के ले गए। अब मुझे बताएं कि ये मामला किस तरफ, कहाँ चला गया है और किस तरफ जा रहा है। कुछ वक्त है, मैं थोड़ा सा टाइम है। अच्छा देखें, ये दुनिया जो है ना, दो मुल्क ऑलरेडी रिसेशन में चले गए हैं। एक तो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जापान, जापान जो है वो रिसेशन में चला गया है। जर्मनी रिसेशन में चला गया है। अच्छा, अब मैं बहुत ज़्यादा इसमें तफसील में जाए बगैर सिर्फ आपसे इतना कहूँ कि एक होता है स्लो डाउन, माशी तौर पे स्लो डाउन हो जाए, यानी कि मईशत कम हो गई है। किसी मुल्क में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी नहीं है, स्लो डाउन होता है। यानी मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 रुपए हैं फ़र्ज़ करें, तो 100 रुपए की जगह मैं कमा रहा हूँ 75 रुपए, ठीक है। तो 75 रुपए मैं कमा रहा हूँ, तो ये हो गया स्लो डाउन। 75 रुपए से मैं 25 रुपए पे आ गया तो भी स्लो डाउन है, और स्लो डाउन हो गया। लेकिन 25 रुपए से भी मैं जीरो से नीचे नेगेटिव में चला जाऊं, अच्छा पैसे हैं मेरे पास, बैंक में रखे हुए पैसे, 1000 रुपया सेव है मेरे पास घर पे या बैंक में, लेकिन जो मैं रोज कमा रहा हूं वो पैसे अगर जीरो से नीचे चले जाएं, यानी मैं नेगेटिव में चला जाऊं, तो उसे रिसेशन कहते हैं। किसी भी मुल्क में अगर ग्रोथ जो है जीडीपी का सिलसिला वो नेगेटिव में चला जाए तो वो रिसेशन होता है। और रिसेशन की तारीफ ये होती है कि जो 2 क्वार्टर्स तक जारी रहे, यानी साल में 4 क्वार्टर्स है ना, 3-3 महीने के, तो अगर कोई भी मुल्क 2 क्वार्टर्स यानी 4-4, हाँ 3-3 माह के 6 माह तक अगर वो 2 क्वार्टर्स तक वो नेगेटिव में रहे, ठीक, उसकी ग्रोथ, तो वो रिसेशन है, ठीक है। तो जापान चला गया रिसेशन में, उनके पैसे पड़े हुए हैं इतने ट्रिलियन। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, वो भी चला गया रिसेशन में, पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि वो रिसेशन में चले गए, तो देखिए मेरे पैसे अगर 100 रुपए से भी नीचे चले जाएं, जीरो से भी नीचे, तो मैं बैंक से निकालूंगा ना, तो वहां से खर्चूंगा, तो ये रिसेशन में चले गए। और रिसेशन अगर लंबा हो जाए तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, जो 10 साल का जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। ठीक। अच्छा, अब ब्रेक ले लेते हैं और सब वापस। अच्छा, अब इसमें इंडिया पाकिस्तान, ये जो झड़पें हो रही है ना यहाँ पे, ये जो टेंशन बढ़ रही है एलओसी पे, इंडिया यहाँ पे, और जो शाह महमूद कह रहे हैं बार बार फॉल्स फ्लैग, अचानक कह रहे हैं, क्यों ये क्यों कह रहे हैं? वापस आके इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की सदारत भी कर रहे हैं और उन्होंने खिताब भी किया। क्या आप समझते हैं कि आलमी क़ुव्वतें जो हैं वो अब पाकिस्तान के मसाइल समझ पा रही हैं? देखिए, मैं ये बात जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो बता रहे हैं उनको कि लॉकडाउन के नतीजा, अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है तो मुल्क किस तरह बर्बाद होने जा रहे हैं माशी तौर पर। ठीक है। 70% रेस्टोरेंट्स ने, अमेरिका में रिसर्च आई कि उन्होंने कहा कि हम अगर चंद रोज़ और बंद रहे तो हम दोबारा कभी नहीं खुल सकेंगे। ट्रैवल बबल ख़त्म हो गया है। ट्रैवल बबल यानी जो कि ट्रैवल इंडस्ट्री और जहाज़ इधर उधर जा रहे हैं, सियाहत हो रही है, सारी कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज़ हैं यूरोप के हवाले से। मैं अगर प्रोडक्शन टीम उनकी स्लाइड्स अगर रेडी रखे, हुआ ये है कि जो लोगों की ज़िंदगी है ना, मैंने कल भी बात की थी कि कोरोना वायरस के बाद लोग किस तरह इमर्ज होकर दुनिया में आते हैं। तो मैंने कहा था एक तो रियल इस्टेट, दूसरा हमने कहा था कि सियाहत, तीसरी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री गालिबन हिट होने जा रही है वो हिट होने जा रही है कॉलेजेस और स्कूल्स की। उसकी वजह यह है कि अब ये चूंकि इस वक्त तकरीबन 1.5 अरब के करीब जो तलबा हैं दुनिया में, तलबा और तालिबात मुख्तलिफ स्कूल्स के या कॉलेजेस के, वो अपने घरों पे हैं, स्कूल्स बंद हैं। और एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि बच्चों को बाहर क्यों भेजा जाए, या बच्चों को किसी और मुल्क में क्यों भेजा जाए। क्यों ना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन या हार्वर्ड या MIT या किसी जर्मनी के यूनिवर्सिटी का, या क्यों ना उन यूनिवर्सिटीज़ में जाए बगैर उनकी डिग्री या उनसे जो सारा सिलसिला है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, वो जो है ऑनलाइन वो पढ़ा रहे हैं, और तो वहाँ क्यों भेजा जाए, और वहाँ भेजे बगैर जो है तालीम क्यों ना हासिल की जाए। एक बात ये। दूसरी बात जो ये है कि यूरोप के अंदर एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल डेवलप हुई है, और वो ट्रंप के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल है। और वो ये सूरत हाल है कि जो जर्मन्स हैं, यानी भाई यूरोप डिवाइड हो रहा है, और वो किस तरह से डिवाइड हो रहा है
कि उनका एक ऑबलर ये कॉबलर फाउंडेशन है उनकी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है और वो लोगों से उन्होंने जर्मन से पूछा है, जर्मनी के लोगों से, जो नेटो अलाई है, बड़ी पावर है, वो जर्मनी के लोगों से उन्होंने पूछा है कि आप ये बताएं कि आप में से कितने लोग बीजिंग के साथ हैं और कितने लोग जो हैं वो साथ हैं अमेरिका के, वॉशिंगटन के। ठीक। तो जो उनकी जो जर्मन्स हैं वो उस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ये कह रहे हैं कि 37%, 37% लोगों ने कहा कि हम साथ हैं अमेरिका के, 37, लेकिन 36% ने कहा कि हम बीजिंग के साथ हैं। यानी इतना करीब आ गया है जर्मनी के अंदर डिवीजन कि हमने बरतानिया के साथ जाना है या हमने अमेरिका के साथ जाना है या हमने चाइना के साथ जाना है। यानी जर्मन डिवाइड हो गए हैं आपस में। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। चंद माह पहले तक, सितंबर तक 26% का फर्क था, अब 1% का रह गया। अच्छा, इसी तरह से बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है? अगर आप चले जाएं बरतानिया में, तो बरतानिया में ब्रिटिश फ्रेंच पॉलिसी ग्रुप ने एक सर्वे किया इसी महीने मई में, और उसमें सिर्फ 28%, 100 में से 28 लोगों ने कहा है कि वो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो एक जिम्मेदाराना किरदार अदा करेगा दुनिया में। ठीक है। और सिर्फ 28%, और ये 13% से कम चली गई ये रिपोर्ट। ये बरतानिया में सूरत हाल डेवलप हुई है। फिर उसके बाद इवॉल्व एक पोलिंग ग्रुप है, उसने फ्रांस में रिसर्च की है, और फ्रांस में रिसर्च करने के बाद उन्होंने पूछा है कि फ्रांस के कितने लोग ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि आने वाली जो दिहाइयां हैं उसमें अमेरिका का लीडिंग किरदार होगा। तो पता चला है कि वहां पर सिर्फ 3%, फ्रांस में 3% लोग, ये नेटो के अहम ममालिक हैं, 3% लोग ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो अमेरिका को कायदाना किरदार अदा करते देखते हैं। फिर एक जनाब इटालियंस के अंदर सर्वे हुआ है, वो SWG रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका बड़ा थिंक टैंक। वो कहते हैं कि 36% इटालियन जो हैं उन्होंने कहा है कि हम चाइना के साथ जाएं, और सिर्फ 30% ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ जाएं। अच्छा, इसका मतलब यूरोप जो है, यूरोप में एक तकसीम पैदा हो गई है। ये कोविड-19 से पहले तो उनका चल रहा था ना कि हुआवे को लाना है, नहीं लाना, वहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी चाइना की, अमेरिका उनसे बात कर रहा था। अब मामला यह है कि इस कोविड के बाद एक दुनिया जो है ना एक अजब अंदाज में तकसीम हो गई है। एक तो उसकी जियो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, एक कारोबारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात हुई थी कि अब मुल्क जो है वो क्यों ये चाहेंगे कि लंबी सप्लाई चेन हो, जो ट्रंप ने किया कि जी इंडिया में भी नहीं होगा, अमेरिका में ही हर चीज बनेगी। इसका मतलब है ट्रंप खुद या अमेरिका खुद इस बात पे परेशान है कि कल को हम डिपेंड करेंगे इंडिया पर भी, जो इतनी दूर बैठा है चाइना के साथ, कि वहां से चलना शुरू हो टेलीफोन, या वहां से चलना शुरू हो कोई माइक्रोसॉफ्ट का पुर्जा या किसी का, वो वहां से चलना शुरू हो तो पता अमेरिका तक ना पहुंचा, रास्ते में रोक लिया उसको किसी वॉरशिप ने। तो बात यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में दुनिया जा रही है वो जो अपने अंदर बंद हो रहे हैं मुल्क, कि हमारे यहां ही सब कुछ तैयार हो, सब कुछ हमारे यहां ही बने, सब कुछ हमारे यहां तैयार हो। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये कल परसों एक आपने देखा होगा, आज भी अफगानिस्तान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है और उसमें 7 अफराद हलाक हो गए हैं। 2-4 मिनट हैं, मैं तो इसमें क्लोज करता हूं। एक इमरान खान साहब और ये पाकिस्तान जो बार बार बात कर रहा है कि फॉल्स फ्लैग का खतरा है, और फिर एक आपने देखा होगा एक फेक अकाउंट से, तालिबान के एक फेक अकाउंट से ये बात आई कि जी हम इंडिया पे गज़वा हिंद शुरू करने वाले। ये तालिबान का कश्मीर की मूवमेंट जो है उस पे वही स्टांस तकरीबन हम भी सफारती हवाले से कश्मीर की जद्दोजहद की हमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान वहां पे किसी मिलिटेंसी को, किसी ग्रुप को असलहा नहीं दे रहा और वहां लड़ नहीं रहा। वहां के अंदरूनी लोग खड़े हो गए हैं कश्मीर के और इंडिया के और दुनिया के, जो वहां पे मुजाहिमत शुरू हुई है। लेकिन इंडिया जो है वो ये चाहता है कि तालिबान को जोड़ दे, अफगानिस्तान को जोड़े कश्मीर के साथ। और ये हमारे कुछ लोग उस मेरे ख्याल से गलती कर बैठे कि उन्होंने ट्वीट को पता नहीं रीट्वीट कर दिया, क्या कर दिया। तालिबान ने कहा है कि हमारा कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह यह है कि 24 दिसंबर 1999 क्रिसमस ईव यानी कारगिल जंग खत्म हुई है, नवाज शरीफ साहब चले गए हैं,
अक्टूबर में और नवंबर दिसंबर, भारत के अंदर उनका प्लेन हाईजैक हो गया था जी। और वो हाईजैक होने के बाद प्लेन उनका, उसमें 176 के करीब मुसाफिर थे, 814 फ्लाइट 814, वो काठमांडू से आ रही थी, काठमांडू एयरपोर्ट से वो आ रही थी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली, और 176 मुसाफिर सवार थे। वो जहाज जो है वो हाईजैक हो गया था। एक अफसोसनाक वाकया, जहाज हाईजैक हुआ और हाईजैक होने के बाद उस जहाज को कहा गया कि आप लाहौर उतरें। पाकिस्तान ने उसको उतरने से इनकार कर दिया, लाहौर एयरपोर्ट्स की लाइट्स ऑफ हो गई। मैं कहानी को शॉर्ट करूंगा, ये बड़ी लंबी स्टोरी है। उसके बाद वो अमृतसर पे उतरे, उसमें अमृतसर से उन्होंने फ्यूल भरवाया। उसमें अमृतसर अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी, उन्होंने कहा कमांडोज को भेजा, तो कमांडोज के पहुंचने से पहले पहले जहाज फ्लाई कर गया, फिर लाहौर उतरा। लाहौर के अंदर उतरने की इजाजत नहीं थी उनको, बहरहाल वो जैसे तैसे उतर के फिर यहां से वो फ्लाई कर गया। फिर वो दुबई उतरा, एयर इंडिया का जहाज, वो दुबई उतरा। दुबई उतरने के बाद उसमें 27 लोगों को उन्होंने दुबई एयरपोर्ट पे रिहा कर दिया, और उसमें एक शख्स जहां भाग हो गया, उसको गोली मार दी थी या छोरा वगैरह मार दिया था हाईजैकर्स ने। 5 हाईजैकर्स थे। और उसके बाद वो दुबई से वो जहाज फ्लाई हुआ, और दुबई से फ्लाई होने के बाद वो कंधार लैंड हो गया। अब बीजेपी की हुकूमत थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और उन्होंने कुछ 36 के करीब उन्होंने कहा कि हमारे लोग रिहा किए जाएं, और मुतालबात थे हाईजैकर्स के। और वहाँ पर जो है वो हमें 200 मिलियन या पता नहीं कितना पैसा उन्होंने मांगा। उसके बाद ये हुआ कि भारत से एक टीम गई, तालिबान की हुकूमत थी वहाँ, तालिबान ने कहा कि हम बीच में निगोशिएट करवाते हैं। उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं, 3 लोगों को रिहा किया जाएगा, और 3 लोग रिहा हुए, और ये जो कंधार एयरपोर्ट पे वो जहाज़ खड़ा रहा बहुत दिन तक, तालिबान की हुकूमत थी। और जो लोग रिहा हुए भारत की कैद में थे वो लोग, उनमें से एक मसूद अजहर थे, एक ये अहमद सईद शेख नाम है ना जी, जो मसूद अजहर हैं, और साथ वो अहमद सईद शेख, जो कि डैनियल पर्ल मर्डर केस के अंदर जो है वो, जिसको पकड़ा हुआ है 2002 से वो जेल में है, ये इंडिया की कैद में था, इसको भी रिहा किया। और एक मुश्ताक जरगर गालिबन। अच्छा, इन 3 लोगों को इंडिया ने रिहा कर दिया। खुशवंत सिंह उस वक्त वजीर खारजा थे, और जो टीम वहां पे मुज़ाकरात करने गई, उस टीम को जो भारत ने सरकारी तौर पे भेजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ उस वक्त अजीत डोवाल थे, जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो वो टीम वहां गई, और उन्होंने जाके कहा कि जी इसमें पाकिस्तान मुलविस था, पाकिस्तान था, ये था। तो एक तालिबान के साथ उस वक्त ये वाकया पेश आया था, फ्लाइट 814। ठीक है। अब वो तालिबान बिल्कुल अलग है, वो कह रहे हैं हमारा कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर को बिल्कुल अलग साइड पे सफारती हवालों से आवाज उठा रहा है कश्मीर के लिए। इंडिया एक फॉल्स फ्लैग करना चाह रहा है जी। अब वो फॉल्स फ्लैग मत्थे डालना चाह रहे हैं पाकिस्तान के, वहां पे कोई वाकया हो जाए, हाई जाके मोदी फंस गए ना चारों तरफ से, भाई नेपाल खा गया। अब डाइवर्ट करने की कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, कि आप कोई जंग छेड़ दें, कोई फॉल्स फ्लैग करवा दें, कोई दहशतगर्दी करवा दें, उसको अफगानिस्तान से जोड़ दें, उसको पाकिस्तान से जोड़ दें, या बराह रास्त जंग छेड़ दें एलओसी पे। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। ये मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों को बहुत समझना चाहिए कि वो कोई भी फेक अकाउंट या सोशल मीडिया, हमारा भारत के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, हमारा दिल रो रहा है उस पर, लेकिन यहां से ना कोई असला जा रहा है, ना कोई तंजीम, ना किसी को सपोर्ट मिल रही है। उनके अपने अंदर एक जद्दोजहद शुरू हुई है पूरे भारत में, कश्मीर के बाद। तालिबान का मामला बिल्कुल अलग है, लेकिन चूंकि माजी में अजीत डोवाल कर चुके हैं ना, तो वो इसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे शक है कि ये फेक अकाउंट जो था, जिससे ये बात की गई तालिबान के हवाले से, ये भी शायद उनकी कारस्तानी होगी। आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे, सियासी मामला पर डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, शुगर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से कल वज़ीर आज़म साहब को पेश की जाएगी, उसके बाद फिर काबीना के इजलास में फैसला किया जाएगा कि आया इसको पब्लिक करना है, यानी क्या समझते हैं, क्या सूरत है? पब्लिक तो हो जाएगी, इमरान खान साहब खुद ही कर देंगे पब्लिक, और क्यों नहीं करेंगे इमरान खान साहब? इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं तो माफियाज को तोड़ूंगा, ख़त्म करूंगा। बल्कि उनसे जब मेरी बात हुई, जो आखिरी उनसे बात हुई इस हवाले से, उन्होंने कहा कि मैं तो ये इसके बाद रिफॉर्म्स करने जा रहा हूँ शुगर इंडस्ट्री के अंदर, पूरी रिफॉर्म्स करूंगा कि ये आइंदा जो है कभी शुगर माफिया, इस मुल्क को जो कंट्रोल करने वाली शुगर माफिया है, वो कभी भी
दोबारा सर ना उठा सके। ठीक। अब वो कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, ये इसके ऊपर ख्याल रखें। जो टाइगर फोर्स है, इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा लें। जी, आप ठीक है ना, सिक्योरिटी क्लियरेंस इनकी करवा लें, क्योंकि इसको ऐसे ही इंटरनेट पे लोगों ने डाले हैं नाम और उसमें रजिस्टर हो गए हैं। अच्छा, अब दूसरा मसला जो है वो ये है कि वफाक और सिंध के बीच जो नहीं, वफाक और सिंध के बीच तो क्या है, वफाक और सिंध के दरमियान देखें, कोरोना जो है, कोविड-19 जो है, उसके केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ने जा रहे हैं, और उसकी वैक्सीन नहीं है। और वैक्सीन अगर होगी भी तो वो आएगी, तो आने के बाद वो आगे जाके लोगों को आगे जाके इलाज होगा उसका, तो होगा, उससे पहले नहीं ये मामला संभलने जा रहा। और हर्ड इम्यूनिटी का के ऊपर जाहिर है, हर्ड इम्यूनिटी पे छोड़ा है ना, पूरी दुनिया नाम नहीं ले रही हर्ड इम्यूनिटी का, लेकिन असल में तो हर्ड इम्यूनिटी है ना, कि इतने फीसद लोग इन्फेक्ट हो जाएं, फिर सेहतयाब हो जाएं, फिर उनमें एंटीबॉडीज बन जाएं। वो एंटीबॉडीज कितने दिनों तक रहती हैं जिस्म में, आपको पता है ना, कुछ बार बार लगाने पड़ते हैं, शॉट्स लगानी पड़ती हैं फ्लू की, तो कितने अरसे तक एंटीबॉडीज रहती हैं, नहीं रहती, वो दोबारा आती हैं क्या। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और ट्रायल्स हो रहे हैं, और ये पाकिस्तान में भी हो रहे हैं ट्रायल्स मुख्तलिफ अद्वियात के हवाले से। अब सवाल ये कि ये एन इस दौरान जो है, ये इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है कि उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म किया, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं, ये भी मुसलसल उनको इल्म है इस बात का। मैंने आपसे कहा ना कि इंपीरियल कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन हो या बाकी, ये सारे पेपर्स उनकी टेबल पे पड़े। बल्कि ये जो हमारे केपी के वजीर सेहत हैं, झगड़ा साहब, तैमूर झगड़ा नाम है इनका, तैमूर झगड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे थे, तो मैंने कहा कि क्या है तैमूर साहब आपके हाथ में, तो उन्होंने बताया पूरा कि इंपीरियल कॉलेज का डाटा और सारी दुनिया भर के डाटा, उन्होंने कहा कि हम भी अपनी इनपुट डाल रहे हैं सूबों के हवाले से। इसी तरह से सिंध में भी हो रहा है, सिंध में भी वो पूरे इंटरनेशनल डाटा को, और क्योंकि ये जाहिर है कि एक वफाक के सतह पे सियासी ये कैसे बन गया बीच में, वो एक अलग मामला है। अब माशी बहरान बहुत बड़ा है। इस बात के गालिब इम्कान आते हैं कि जो आदादोशुमार IMF की तरफ से पेश किए हफीज शेख साहब ने, वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं थे, IMF के लोग ये कह रहे हैं। और अब अगर हम CPEC के साथ चले गए हैं तो इनको, और ये शुरू भी हो गया CPEC सारा काम आगे शुरू हो गया चाइना के हवाले से, तो वो शराइत क्या थी, क्या उन शराइत, क्योंकि ये बात हुई ना कि वो उन्होंने कहा कि हमें रिकॉर्ड दें, हमें बताएं ये उधर तो नहीं खर्च होगा उधर। अब चूंकि चाइना और अमेरिका खुल के सामने आ रहा है, खुल के आ रहा है सारे, तो हम हम दरमियान में हैं। हम ना अमेरिका के साथ हमारा कोई इशू है, ना हमारा कोई चाइना के साथ इशू है। दुनिया एक नए धारे पे जा रही है, हमने अपने अंडे एक टोकरे में नहीं डाले हुए इस वक्त, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब मामला ये है कि इस पूरे, वो तो नमस्ते ट्रम्प करके आए हैं ना, उनका मामला अलग है, तभी तो गड़प होते जा रहे हैं इधर उधर दाएं बाएं, कभी ताइवान, कभी वो हाइड्रोक्सीक्लोरीन, कभी वेंटिलेटर भेज दिए, कभी सिक्किम में फड्डा पड़ गया, नेपाल खा गया, प्रॉब्लम उनके साथ हो रहे हैं। अब मसला है कि इस पूरी सूरत हाल में फिर वही बात कि इमरान खान साहब, जो बदलती हुई दुनिया है, इस बदलती हुई दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट तब्दीली आई है इमरान खान साहब की टीम में, वो आई है आसिम सलीम बाजवा साहब की। सही। और वो स्ट्रेटेजिक तब्दीली, वो सियासी तब्दीली नहीं है। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, वो स्ट्रेटेजी, उनको लोग वजारत इत्तलात तो एक उनका छोटा सा वो है, वो CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर आए हैं। एक तवील खेल है इस खत्ते में जो शुरू हो रहा है, तो उसमें इमरान खान साहब, अब उनकी पार्टी के लोग, बहुत सारे वज़राई कह रहे हैं कि जो मावरान खुसूसी हैं, उनके पास ड्यूल नेशनलिटीज़ हैं, वो कैबिनेट के अंदर बैठते हैं, वो डाटा सिक्योरिटी के लिए गुलाम सरवर साहब ने कहा है कि मुशीरान और दीगर लोग बैग उठा के आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। वो बात ऐसे हो रही है ना, वो बात ऐसे हो रही है, उसकी वजह ये कि सासे उनके नहीं पता, उनका बैकग्राउंड नहीं पता, वो कहाँ से आए हैं, किसने नॉमिनेट नहीं करते, नहीं, और वो सेंसिटिव डाटा, सेंसिटिव इश्यूज है ना, सेंसिटिव। अगर आप डाटा तक चले जाएं, अगर आपके पास डाटा आ जाए पूरे मुल्क का, देखे ना, किसी भी बहाने आ जाए, ये हम गैर मुल्की, हम ये फलाना कितने अकाउंट्स हैं, क्या ये नादरा वाले क्या हैं, ये किसी कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, डाटा ले उठा रहे हैं पूरे मुल्क के लोगों का, और वो डाटा जो है उसके बाद आपका कुछ पता ही ना हो, आप किसी को जवाबदेही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो फिर ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी का मामला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। वॉर कैबिनेट की बात मैं इसीलिए इमरान खान साहब से बार बार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर ये फड्डे बहुत ज्यादा हैं और ये पब्लिक में आने वाले हैं, जो उनकी टीम के लोग लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब को शॉर्ट और एक अच्छी टीम जो है वो मुख्तलिफ जो क्राइसिस आ रहे हैं उनको डील करने के लिए बनानी चाहिए वॉर कैबिनेट। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।